Good morning, students. So today we are discussing the problem when contract completed percentage is 25% or more than, but less than 50%. आज जो मैंने आप लोग यस्टरडे जो मैंने आप लोगों की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमारी वर्क कंप्लीटेशन परसेंटेज लेस देन 25% आई थी। ठीक है, नाउ अब हम ये सेकंड कैटेगरी सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखोगे कि हमारी जो वर्क परसेंटेज आएगी, वर्क कंप्लीटेशन परसेंटेज आएगी, वो सेकेंड कैटेगरी में आएगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन। सी, X construction company undertook this contract for a new building in a college and these are the expenses. Prepare contract account for the year and show the items related to the contract in balance sheet. ठीक है, तो सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे एक्सपेंसेस हैं लिखते जाते हैं। मैं यहां से बता रही हूँ एक साथ डेबिट के आइटम सारे। ठीक है, मटेरियल डायरेक्टली परचेज डेबिट में लिख दीजिए, टू साइड में। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर डेबिट में। प्लांट इंस्टॉल्ड की कॉस्ट है डेबिट में। वेजेस पेड डेबिट में। ठीक है, अब देखिए इतना वही, टू मटेरियल परचेज्ड, टू मटेरियल इशूड, टू वेजेस पेड, टू प्लांट इशूड। ठीक है, देन अदर एक्सपेंसेस 165, तो टू अदर एक्सपेंसेस 1,65,000। देन एक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस करके और दे रखा है, इसको भी डेबिट में लिख दो। सिंपल सा, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में लिखने हैं, वो हमने लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट, of the plant and material charged to the contract account, plant costing 20,000 and material costing 1,50,000 were destroyed. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर प्लांट एंड मटेरियल डिस्ट्रॉयड हो जाता है या थेफ्ट हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय पी एंड एल के नाम से। तो लिखो बाय पी एंड एल, प्लांट डिस्ट्रॉयड इनर कॉलम में 20,000, मटेरियल डिस्ट्रॉयड इनर कॉलम में 1,50,000। फिर आप देखो एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें, प्लांट डैमेज्ड की। जस्ट अ मिनट, ये रहा, प्लांट whose cost was 2,000 became useless due to damage, यानी डिस्ट्रॉयड और डैमेज एक ही बात है। तो प्लांट डैमेज्ड 2,000 रुपीज। ठीक है, तीनों की एंट्री बाय पी एंडल से करनी है, तो एक ही बार बाय पी एंडल करके इनर कॉलम में ये सारा डाल दिया। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, ये रहा, मटेरियल कॉस्टिंग 20 वर्थ सोल्ड फॉर 25,000। 20,000 की कॉस्ट के मटेरियल को उसने 25,000 में सेल किया है। देखो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय मटेरियल, ये एंट्री किससे होती है, सेलिंग प्राइस से, यानी कि 25,000 से। अब 20,000 का मटेरियल उसने 25,000 में सेल किया, यानी 5,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो टू पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड 5,000। अगर लॉस होता तो क्रेडिट में लिख देते। नेक्स्ट, देन plant costing 5,000 was transferred to store at the last of the year. ठीक है, अब देखो 5,000 की कॉस्ट का प्लांट उसने साल के अंत में भेजा है। ठीक है, तो हमें इस पे किस चीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन का। प्लांट पे डेप्रीसिएशन की रेट कितनी है, 10% पर एनम। तो देखो आप कैसे दिखाओगे, बाय प्लांट ट्रांसफर टू स्टोर। 5,000 तो उसकी कॉस्ट थी, उसको उसने पूरे साल काम में लिया, तो उस पर 10% से डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 500। ठीक है, तो 500 का डेप्रीसिएशन माइनस करके 4,500 आपने ये दिखा दिया। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ है,
प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000, तो कॉस्ट वाला उसको पूरे साल में उसने काम में ले लिया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर जो लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट है उससे वो उसको स्टोर में सेंड करेगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। वर्क कॉस्टिंग 25 लाख वॉज सर्टिफाइड, इतना पढ़ो सिर्फ, वर्क कॉस्टिंग 25 लाख वॉज सर्टिफाइड, यानी ये क्या है, वर्क सर्टिफाइड। तो यहां लिखो बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड में लिख दो इनर कॉलम में 24 lakhs, 80% ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन कैश। ये एडजस्टमेंट किसमें काम में आएगा, अगर आपको कैश रिसीव्ड का अमाउंट जब आगे निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू 25 लाख इंटू 80% करके। ठीक है, इस तरीके से निकाल लोगे आप। ओके, जहां पे हमें कैश रिसीव निकालना होगा, ये लाइन वहां काम में आएगी। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वॉज 10,000, तो ये क्या हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड, लिख दो वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दो। अब देखो, उसने स्टार्टिंग में प्लांट कितने का लिया था, आपने डेबिट में प्लांट कितना कर रखा है, 3,50,000 का। ठीक है, उस 3,50,000 में से अलग से 5,000 का एक कोई प्लांट था, उसका तो आपने एडजस्टमेंट कर दिया। अब बाकी के प्लांट पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट सीखें, देखिए कैसे करोगे। ये वर्किंग नोट देखो, उसने प्लांट कॉन्ट्रैक्ट पे कितना आया, 3,50,000। अब आपको ये देखना है कि पूरे साल कितना प्लांट काम में आया है, उसी के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इट इज वेरी इजी, सी एट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो 3,50,000 की कॉस्ट का प्लांट लेके आया। अब ये जो भी प्लांट डिस्ट्रॉइड या प्लांट डैमेज्ड है, इसकी जो भी एंट्री है, आप इसको लैंग्वेज को देखो, उसने आपको कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये किस दिन की है, मतलब जो 20,000 का प्लांट डिस्ट्रॉइड हुआ है, जो 5,000 की कॉस्ट का प्लांट डैमेज, जो 2,000 की कॉस्ट का प्लांट डैमेज्ड हुआ है, ये साल के स्टार्टिंग में हुआ है या साल के एंड में हुआ है, ये हमें नहीं लिखा हुआ है। और इसके आगे हमें कॉस्टिंग वर्ड और दे रखा है, तो हम ये मानते हैं, वी अज्यूम दिस, कि ये जो भी प्लांट डिस्ट्रॉइड और डैमेज्ड हुआ है ये इनिशियली हो गया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हो गया होगा, तभी तो फिर हम क्या करेंगे, ये मानते हुए कि ये जो प्लांट डिस्ट्रॉइड हुआ है और ये जो प्लांट डैमेज्ड हुआ है ये स्टार्टिंग में ही हो गया, तो हम क्या करेंगे, 3,50,000 की कॉस्ट में से 20,000 का डिस्ट्रॉइड प्लांट और 20,000 का डैमेज प्लांट की कॉस्ट लेस कर देंगे। कॉस्ट में से आप कॉस्ट ही लेस कर सकते हो, वो आपने लेस कर दिया। ठीक ऐसे ही जो 5,000 का प्लांट, 5,000 की कॉस्ट का प्लांट उसने रिटर्न किया है, वो भी आप इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि उसके डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करोगे। तो ये सारा माइनस करने के बाद में अब कितना प्लांट रहा उसके पास में साइट पर, 3,23,000, जिसको उसने पूरे साल भर काम में लिया। तो इस पर सिंपल सा 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन लगा के आपने प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, जो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय साइड। ठीक है, अब डिफरेंस निकालो, बैलेंसिंग फिगर में नोशनल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, टू नोशनल प्रॉफिट, बैलेंस कैरिड डाउन ना लिखें तो भी चलेगा, आपको लिखना है सीधा टू नोशनल प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया, अकाउंट क्लोज करो और इस नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करो बाय नोशनल प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, अब आफ्टर दिस ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया प्लांट एट साइट का। ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से जो मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया है उसके हिसाब से चलूं, तो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट ये था, जो हमने जो प्लांट रिटर्न किया था उसका जो वर्किंग नोट बना के लिखा, और फिर ये हमारा सेकेंड वर्किंग नोट हो गया। अब हमारा थर्ड वर्किंग नोट बनेगा, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेंगे, नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे, नोशनल प्रॉफिट को सेकेंड पार्ट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेशन। ठीक है, और वो कैसे निकलती है, वर्क सर्टिफाइड,
वर्क सर्टिफाइड है 24 लाख, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसका 50 लाख, इनटू 100। ठीक है, इससे आप इसकी परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेशन निकालिए। ठीक है, करिए सॉल्व। वर्क सर्टिफाइड था आपके पास में 24 लाख, डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 48% आ रहा है आपका। ठीक है, कितना आया 48%, यानी कौन सी कैटेगरी हो गई, 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है। ठीक है, सो अगर 50% से कम है तो ये आपका सेकेंड कैटेगरी में आ गया। अब आपका फोर्थ वर्किंग नोट बनेगा अमाउंट ऑफ P&L। अब परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेशन से हमें ये पता चल गया कि ये सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करता है, और सेकेंड कैटेगरी क्या थी हमारी कि 25% और मोर देन बट लेस देन 50%। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम अमाउंट ऑफ P&L का कैलकुलेशन करेंगे। अमाउंट ऑफ P&L के कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3। ये परसेंटेज के हिसाब से है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है अगर 50% से कम है तो 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो नोशनल प्रॉफिट आपका कितना आया था 7200 इंटू 1/3, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, इंटू कैश रिसीव्ड कितना था आपका। अब आप चाहो तो जो आपका वर्क सर्टिफाइड 24 लाख है उसका 80% कैश रिसीव निकाल लो, या इस लाइन को आप कैसे यूज कर सकते हो, ये लाइन क्या थी कि वर्क कॉस्टिंग 24 लाख वॉज सर्टिफाइड 80% ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन कैश, यानी जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड था उसका 80% कैश रिसीव्ड हुआ है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये 80/100 हो गया। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी आपका जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 80% आपको कैश रिसीव्ड हुआ है, तो हमने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करते हो तो अमाउंट आता है आपका 1920। ठीक है, व्हेन यू विल बी सॉल्व तो अमाउंट आएगा 1920। सो ये आपका किस में जाएगा, 2P&L लिखो। अब यहाँ पे 2P&L 1920। ठीक है, और 2WIP ब्रैकेट में रिजर्व बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट में इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड जो भी आइटम्स शो करने हैं वो बताने हैं। ठीक है, सो आपको WIP एज सच डायरेक्ट बनाने की नीड नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में डायरेक्टली ना कहा गया हो। आप बैलेंस शीट वैसे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, हेडिंग डालो बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्ट में से जो जो आइटम हमें बैलेंस शीट में लिखने हैं वो हमें शो करने हैं। ठीक है, सो अगर हम उस हिसाब से चलें तो हम पहले इस स्टेटमेंट को समझ लो। आप कैसे निकालोगे, ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट में से बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स आएंगे उसमें जैसे पहले ये आपने हेडिंग डाल दिया, वही इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इसमें से शेयर होल्डर फंड में जो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग होता है, जो हम नॉर्मल अपनी जब मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाई थी उसमें हम जो बैलेंस शीट बनाते थे वही वाली बनेगी। फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मैंने आपको कल वाले नोट्स में ये फॉर्मेट भी सेंड कर दिया है। प्रॉपर पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती है हमारी, बैलेंस शीट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से सिर्फ कुछ ही आइटम्स की एंट्री होती है, तो हमें सिर्फ वो एंट्रीज करनी है। ठीक है ना, जैसे जो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेडिंग है उसमें शेयर होल्डर फंड्स में हम रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग लिखते हैं, उसमें हम P&L की एंट्री करेंगे। अब P&L की एंट्री आप कैसे निकालोगे, यहाँ वर्किंग नोट में देखो अमाउंट कैसे आया, जो P&L आया आपका 1920, उसमें आपने जो मटेरियल सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ था वो ऐड कर दो।
और प्लांट पे जो लॉस हुआ है 1,72,000 का वो लेस कर दो, तो फाइनली उसको फाइनल लॉस हो गया 165,080 का, तो वो यहाँ पे वो ब्रैकेट में लिख देगा। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज हेडिंग में आप एक्रूड आउटस्टैंडिंग कुछ भी दे रखा हो तो वो लिख दो। एसेट साइड में आप प्लांट एट साइट एंड प्लांट एंड स्टोर, यानी नॉन करंट एसेट्स, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स हेडिंग में आप प्लांट दिखा दोगे, ठीक है, जो उसका आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू है दोनों का। फिर करंट असेट्स में आपको WIP दिखाना है। WIP की कैलकुलेशन कैसे होगी, मैंने अभी भी आपको बताया था पहले भी। WIP कैसे निकालते हैं हम, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस ये जो भी अमाउंट आएगा इसमें से माइनस करो WIP रिजर्व। फिर जो भी अमाउंट आए उसमें से माइनस करो कैश रिसीव्ड या एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। तो आप जब ये सारा माइनस करके निकालोगे तो आपके पास में ये फिगर आएगा। इसमें से कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दे रखा है ना कि 80% कैश रिसीव्ड हो गया था, तो उस अमाउंट का 80% कैश रिसीव्ड माइनस कर दो, ये WIP का फिगर आ जाएगा जो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो WIP का फिगर कैसे निकालोगे, वर्क सर्टिफाइड, ये रही आपकी वर्क सर्टिफाइड 24 लाख प्लस वर्क अनसर्टिफाइड 10 लाख, इसमें से यानी 24 लाख 10,000 में से माइनस करो WIP रिजर्व के 5280, जो भी फिगर आए उसमें से माइनस कर दो कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कैसे निकलेगा, वर्क सर्टिफाइड का 80%, यानी कि 24 लाख का 80% निकालो 19,20,000 आता है, वो इसमें से माइनस कर दो, जो फिगर आया उसको ये लिख दो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, हमेशा इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना और कोई क्वेरीज होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।